बिहार में सास को दामाद पे हुआ प्यार, फिर ससुर ने जो किया उसकर सुनकर दंग रह जाएंगे आप। खबर बिहार के बांका जिला की है, जहां एक सास को अपने ही दामाद से प्यार हो गया। ससुर को जब इसका अफेयर का पता चला तो उन्होंने दोनों की शादी करवाने का फैसला किया। मिली जानकारी के अनुसार सास और दामाद में करीबन 1 साल के अफेयर का बात चल रहा है। 1 साल पहले ही उसकी बेटी की मौत हुई थी। आपको बता दें कि यह मामला सदर थाना क्षेत्र के छत्रपाल पंचायत का है, जहां हीर मोती गांव निवासी दिलेश्वर दरवे ने अपनी 45 वर्षीय पत्नी गीता देवी की शादी अपने 40 वर्षीय दामाद सिकंदर यादव से करा दी। इसके बाद दोनों में कोर्ट में जाकर के शादी की शपथ पत्र भी ले ली। ये बताइए किनसे शादी कर रहे हैं आप? सिकंदर से। सिकंदर कौन है रिलेशन में आपका? पति। अभिन पति है। पहले कौन था? पहले दामाद। दामाद था। हाँ। ओ, क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। गीता देवी। घर? हिरमती जिला। ठीक है। ये बताइए आप किससे शादी कर रहे हैं? सास से। क्या कहाँ घर हुआ आपका? डोबनी प्रखंड पटोरिया। ओ, और सास का घर कहाँ हुआ? हिरमोती। हाँ? हिरमोती। गुरमोती। हिरमोती। हिरमोती। हाँ। ओ, खुशी से कर रहे हैं सास से विवाह? हाँ, खुशी से। दिनांक 27 अप्रैल 24 और 28 अप्रैल 24 को खजौली विधानसभा के बासोपट्टी और जयनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों हटवरिया, कोरियापट्टी, विराटपुर, पतौना, कटैया, कोरियाटोल, छतौनी, बरही, डोरवार, उछाल आदि गांवों में झंझारपुर लोकसभा के महागठबंधन विप पार्टी के प्रत्याशी श्री सुमन कुमार महासेठ जी समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को लेडी पर्स छापर वोट देने की अपील करते पूर्व विधायक खजौली सीताराम यादव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नटराज डांस एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन 29 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे से किया गया, जिसमें सभी को नृत्य के महत्व के बारे में बताया गया। जिसमें वरिष्ठ नर्तक श्री मोहित खंडेलवाल जी ने बताया, नृत्य जीवन से चिंता मुक्त करके में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को पूरे विश्व में मनाने का उद्देश्य जनसाधारण के बीच नृत्य की महत्ता का अलख जगाना है, साथ ही लोगों का ध्यान विश्व स्तर पर इस ओर आकर्षित करना था, जिससे लोगों में नृत्य के प्रति जागरूकता फैले। साथ ही सरकार द्वारा पूरे विश्व में नृत्य को शिक्षा की सभी प्रणालियों में एक उचित जगह उपलब्ध कराना था। सन 2005 में नृत्य दिवस को प्राथमिक शिक्षा के रूप में केंद्रित किया गया और हमारी संस्था हर वो प्रयास कर रही है जिससे नृत्य कला का प्रचार हो सके। नृत्य कला स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करने में लाभकारी है। नृत्य करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की शारीरिक परेशानी को दूर करना। नृत्य मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है तथा आप सभी को हार्दिक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुभकामना देता हूं कि आप लोग निरोग रहे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हर मुश्किल को पीछे छोड़ अपने इर्दों को बुलंद रखना है। इस अवसर पर संस्था से जुड़े सदस्य जो हमेशा नृत्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सहायक रहे, एपेक्स इंस्टीट्यूट बाय डॉक्टर डी कुमार, स्वाति प्रिया। इस अवसर पर संस्था के छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहन नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें मसरफ बाजार ब्रांच से भरतनाट्यम से रश्मि, अंबिका, श्री, स्वस्ति, कैसी लागी लगन, बॉलीवुड से खुशांश, आर्या, राधे दिव्यंका, दीपांशी आनंद, लेके प्रभु का नाम, पैसा पैसा, रहमगंज ब्रांच से आराध्या, सारिका, स्वप्निल, अनुभव, शुभ, शौर्य, आशीष, आशुतोष, अथर्वरियांश, चमक छलो, शरारा शरारा, कालीगढ़ी, अनिका, श्रेयांशी, आराधना रामबाग ब्रांच से तनुष्का, साक्षी, उत्कृष्ट, चुनरी, मैं तनुसी प्यारी की ने नृत्य दिवस के उपलक्ष्य पर मौजूद रहे और नृत्य दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी। निरंतर अभ्यास करने के मुख्य लाभों में से एक यह है कि यह तनाव कम करने में मदद करता है। श्री मोहित खंडेलवाल जी बचपन स्कूल से आए हुए मैन, अभिभावक, प्यारे प्यारे बच्चों और मीडिया कर्मी के लोग, आज बहुत खुशी की बात है कि आज नटराज डांस एकेडमी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन हो रहा है। और आपको जैसा कि पता होगा
हमसे अधिक आप जानते होंगे कि नटराज डांस एकेडमी सिर्फ दरभंगा में ही नहीं, सिर्फ मिथिलांचल में नहीं, इनका नाम बिहार के कोने कोने में ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर भी इनका होने लगा है। इनकी अच्छी कला बहुत दूर तक जो है डंका बजा रही है। इनके विद्यार्थी, इनके छात्रगण और छात्राएं दूर दूर तक अपना कला बिखेर रही है। भारत में भी बहुत जगह इनका नाम हम सुने थे। बिहार में तो बहुत जगह हम नाम सुने ही हैं, खासकर दरभंगा में तो आए दिन हम इनका प्रोग्राम देखा करते हैं। हमारे दरभंगा में जब भी, खास करके हम डीएमसीएच के डॉक्टर हैं, डीएमसीएच में जब भी प्रोग्राम होता है तो नटराज डांस एकेडमी को, खास करके मोहित सर को जरूर कॉल किया जाता है कि आपके बिना तो वह अधूरा ही है। वहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर अकेला ढंग से हो रहा हो तो जरूर बुलाया जाता है। और यत्र तत्र हम कहीं भी यदि अतिथि जब हम बन के जाते हैं तो मुझे फिर वहाँ भी नटराज डांस एकेडमी का ही ग्रुप वहाँ मिलता है, तो दिल बाग बाग हो जाता है। क्योंकि इनसे मेरा संबंध बहुत पुराना रहा है, खास करके कला के क्षेत्र में। चूंकि मैं भी अब तो थोड़ा हम ज्यादा अच्छा गाना नहीं गा पाते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर के साथ साथ हम एक कोचिंग भी थोड़ा कंडक्ट करते हैं, वहाँ भी बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो दिन भर पढ़ाते पढ़ाते मेरा आवाज इस तरह से बैठ जाता है कि गा नहीं पाते अच्छा से, लेकिन फिर भी बच्चे लोग के बीच में जैसा ही आवाज हो बच्चे लोग काफी खुश रहते हैं, सर गाइए। इसीलिए संस्कृति और कला से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और जान लीजिए, ये आपका जो इस क्षेत्र में जो आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको लोग बहुत दूर दूर जानेगा, लोग बहुत दूर दूर के लोग जानेंगे आपको। और इतना ही नहीं, आप पढ़ाई के क्षेत्र में उतना ही आगे बढ़िएगा। जब हम मेडिकल कॉलेज में जब एमबीबीएस करने गए तो मेरा पहला जो प्रोग्राम था, फर्स्ट एमबीबीएस में जब पहली बार गाना गाए थे, पूरा नेम एंड फेम मेरा हो गया था। उसके बाद तो पूरी कॉलेज में छा गया था। तो संस्कृति और कला क्या होता है वो मैं समझ सकता हूँ। यूपी के लोग बीएचयू में मुझे जानते हैं, केजीएमसी लखनऊ के लोग मुझे जानते हैं, बनारस ये दिल्ली एम्स के लोग मुझे जानते हैं कि ये बंदा इतना अच्छा प्रोग्राम करता है, इतना अच्छा गाता है। डॉक्टर मुझे काफी ऑफर भी मिलता था कि चलो तुम हमारे यहाँ प्रोग्राम में आओ गाना गाने के लिए। हम एक अच्छे गायक तो नहीं है, बट इतना है कि मनोरंजन ठीक ठाक कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ते तो आपका नेम और फेम बहुत होगा। तो इसमें मैं हर गार्जियन से बोलता हूँ कि अगर आप अपना पैर तो बिल्कुल ना खींचे, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने अगल बगल जितने भी लोग हैं उनसे कहिए कि आप अपने बच्चों में कला भरिए, आप वहां ले जाइए। और खास करके जहां हमारे मोहित सर हैं वहां पर तो पक्का चाहिए बच्चों के। हमें इस बात का गम है कि हम दरभंगा में जरूर रहते हैं, लेकिन मेरा फैमिली दरभंगा में, वहाँ मुजफ्फरपुर में है, नहीं तो हम अपने बच्चे को भी यहाँ डांस सिखवाते हैं मोहित सर से, पक्का और पक्का। कहीं मौका लगा, कहीं छोटा बच्चा अगर यहाँ आया, कहीं यहाँ सीखी है, तो मेरा छोटा बेटा भी यहाँ डांस सीखने आएगा, पक्का। ये बात पक्की है, लिखी हुई है। और मैं अभी भी शाम में 1 घंटा पर डे पियानो पे बैठता हूँ, हारमोनियम पे 1 घंटा मेरा फिक्स है, पर डे हम बैठते हैं। क्योंकि अब डीएमसी के सारे मरीज को देखना, 2 से 3 घंटे डीएमसी के मरीज देखना, फिर अपना मरीज भी है, फिर पढ़ाना है, इतने सारे थक जाते हैं कि शाम में 1 घंटा बैठता हूँ और जो ही मुझे आता है उतना मैं बजाता हूँ। मैं सीखते भी रखता हूँ, कुछ लोग मुझे सिखाने भी आते हैं और मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट में रखता हूँ। मैं सबको वेलकमिंग करता हूँ, कभी घूमने भी आया कीजिए मेरे कोचिंग पर भी, बच्चों को अच्छा लगेगा, मुझे भी, क्योंकि मुझे इस क्षेत्र से काफी लगाव रहा है। तो और हम ज्यादा क्या कहना चाहेंगे, ये तो काफी इस क्षेत्र में इतना आगे है कि बस इनका नाम ही काफी है मोहित सर का। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सबसे पहले तो सबको प्रणाम, मैं मोहित खंडेवाल और आज अंतर्राष्ट्रीय नीति दिवस मनाया जा रहा है। कई वर्षों से ये अंतर्राष्ट्रीय नीति दिवस होते जा रहा है और हम लोग लगभग इस अंतर्राष्ट्रीय नीति दिवस को 15-16 सालों से हम लोग बना रहे हैं। और कहा जाता है कि जब से जिस हिसाब से कथक नृत्य को लेकर के पंडित बिरजू जी महाराज लेकर के चले थे, किरीचंद महापात्रा जी ओडिसी नृत्य को लेकर के चले थे, तो इस घराना को लेकर के जब उन्होंने चला था तो इसका एक दिवस मनाना बहुत ज़रूरी था। तो सबके गठन से ये निर्धारित किया गया कि आज के दिन 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नीति दिवस मनाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नीति दिवस मनाना चाहिए। तो उस दौरान उससे पहले से भी अंतर्राष्ट्रीय नीति दिवस मनाया जा रहा है
और डांस की दीवानी तो हर एक व्यक्ति है, चाहे आप उसको योगा के टाइप में लीजिए, चाहे आप एक खुशी के टाइप में लीजिए, या किसी चीज़ को लेकर के अगर आप डांस को लेकर के चलते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बेनिफिट रखता है। तो डांस को करना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हम सबको। इसलिए हम लोग खुशी से, फन से इस समारोह को, इस माहौल को बच्चों के साथ मिलकर के मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। और आशा है कि आप लोग के आशीर्वाद से, सपोर्ट से इसको और लंबा लेकर के हम लोग चलें। धन्यवाद। दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय एवं संस्कृति भारती के संयुक्त तत्वाधान में 12 दिवसीय संकल्प यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने पूजा अर्चना करके किया। वे इस अवसर पर कई विद्वान और गणमान्य अतिथि विधायक विनय चौधरी। यह कार्यक्रम 12 दिवसीय आवासीय संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग जून में आयोजित किया जाएगा। आवासीय प्रशिक्षण वर्ग की सफलता एवं अभिवृद्धि की दृष्टि से विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में संकल्प यज्ञ का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे थे। उन्होंने बताया कि संकल्प यज्ञ से प्रशिक्षण स्थान के शुद्ध एवं वातावरण निर्माण होता है, क्योंकि प्रशिक्षण वर्ग का संपूर्ण व्यय सामाजिक सहयोग से संपन्न होना है। इस उद्देश्य से स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, चिकित्सकों एवं दर्जनों संस्कृत तनु राज्यों को आमंत्रित किया गया। विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, विभाग अध्यक्ष, प्राचार्य एवं प्रधान अध्यक्ष भी यज्ञ में आहुतियां दिए। इस प्रशिक्षण वर्ग में बिहार एवं झारखंड से 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। विलुप्त हो रही संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जाना चाहिए। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कई लोगों ने आगे बढ़कर अपना सहयोग दिया। किसी ने 31,000, किसी ने 5,100 और इसी तरह लोगों ने अपना सहयोग दिया। एक प्रोफेसर श्री लक्ष्मी निवास पांडे, कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। संस्कृत है कितनी सुंदर अगर समाज बड़ सम्मान समाज सही व्यक्ति के सम्मान दे में गणिको हिचकिचाई, लेकिन आज जाली को अगर कहवे सम्मान पावेला तो समाज बड़ा सूक्ष्म अन्वेषण को सम्मान दी। समाज में सिंहो अहाँ के अगर सही अर्थ में संस्कृत अनुरागी रहे तो बड़ सम्मान भेटल। आइए के युग में जे कनी मनी लोग जे पूजा पाठ में भाग ले उनका जे सम्मान लोग दे ककरो पैर छू कर नहीं प्रणाम कर, लेकिन जे अहाँ पूजा पाठ करबे छियै तो तिनका निश्चित रूप से लोग पैर छुआ, सब परिवार मिलकर पैर छुए छे। सम्मान संस्कृत जगत में रहना हर व्यक्ति के छे, लेकिन संस्कृत के विकास तकने हेते जहां अपन उद्धारा अपना घर से प्रारंभ करबे। अगर वो नहीं प्रारंभ करबे, अहाँ नहीं प्रारंभ करबे तो दूसरो तैयार नहीं है, एडमिशन ले तैयार नहीं है। फंसा कर केना उसको एडमिशन लाने छी, पकड़ का आलू की चल परीक्षा दे थोड़ा पास करा देबो, तो यह बात रही छे, मूल चीज नहीं पैदा हो रही। और किस दिन ये एक संकल्प यज्ञ किया गया यहाँ इस परिसर में संस्कृत भारती द्वारा जून में 6 जून से 17 जून तक एक आवासीय प्रशिक्षण वर्ग कराया जाएगा। उसके लिए अभी संकल्प किया गया, सामाजिक लोगों से इसका सहयोग लेते हुए एक कार्यक्रम होता है। तो विश्वविद्यालय भी अपना जगह दिया है उनको वर्ग चलाने के लिए, और अन्य सहयोग जो है समाज से लोग इकट्ठा करते हैं। इस प्रशिक्षण वर्ग में संस्कृत भाषा को जन भाषा के रूप में, व्यवहार भाषा में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए वो सिखाया जाएगा। और लगभग 200 के इसमें अभ्यर्थी आएंगे, प्रशिक्षणार्थी, वो प्रशिक्षित होकर आगे समाज में संस्कृत संभाषण शिविर चला सकेंगे, और इनके माध्यम से हम समाज में संस्कृत का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। अभी ये प्रशिक्षित जो हो जाएंगे तो यही लोगों को हम अलग अलग जिलों में भेजेंगे, और अलग हमारे जहाँ महाविद्यालय हैं, इस विश्वविद्यालय के संबद्ध विद्यालय हैं, उनके माध्यम से वहाँ शिविर चलाए जाएंगे, और वहाँ सामाजिकों को भी जोड़कर एक कार्यक्रम में जोड़े जाएंगे। यह सृष्टि यज्ञमयी है,
जब सृष्टि हुई संसार की तो उस समय परमात्मा ने यज्ञ की, इसलिए वेद मंत्र है यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न। यज्ञ से ही सृष्टि हुई, इसलिए यज्ञ ही सर्वप्रथम धर्म है और यज्ञ से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो संस्कृत का विकास भी इस यज्ञ से होगा। संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः, सभी कामनाओं का मूल संकल्प है। इसलिए आज संकल्प लिया गया, प्रतिज्ञा लिया गया कि हम इस कार्य को एकदम निर्बाध रूप से करेंगे। इसमें हमारे वाइस चांसलर जो है जो बहुत पद को अलंकृत करते हुए, सुशोभित करते हुए बिहार में इस संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं और उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे और सब कार्य हो गया है, केवल संस्कृत का प्रचार और संस्कृत का विकास करना है इस विश्वविद्यालय का माध्यम से। और एक संस्कृत भारती संस्था है, इन दोनों के तत्वावधान में इस संस्कृत का विकास किया जाएगा। इस तरह का आयोजन छोटा छोटा आयोजन होता रहा है, पटना में भी हो रहा है। और मैं फतेहपुर संस्कृत महाविद्यालय में वेद प्राध्यापक था और बहुत जगह भारत में मैं घूमता था। अनेक विश्वविद्यालयों में जब सेमिनार होता था वहाँ बड़े बड़े जो वृद्ध राष्ट्रपति पुरस्कृत विद्वान लोग थे वो लोग कहते थे कि संस्कृत विश्वविद्यालय में रहकर या महाविद्यालय में रहकर वेतन लेकर के जो आप पढ़ा रहे हैं इससे अधिक होगा कि आप जब अवकाश प्राप्त हो जाए तो कम से कम अपने लायक कम से कम 2 विद्यार्थी को भी जीवन में वैसा बना दें। मैं जब अवकाश प्राप्त किया, अवकाश प्राप्त करने के बाद अपने गांव में जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मैं दिल्ली में भी रह सकता था, अन्य जगह भी रह सकता था, लेकिन मैं अपने गांव में सबों को संस्कृत मैं बनाने का संकल्प लिया। मैं अपने गांव पर अपने व्यय से 10 विद्यार्थियों को भोजन आवास दे करके संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। और यही विद्यार्थी सब अभी जो जब कुलपति महोदय पूजा कर रहे थे तो वैदिक मंत्र पाठ यही विद्यार्थी लोग मेरे घर से आकर के कर रहे थे। तो मैं संस्कृत के विकास के लिए तो संकल्प ही नहीं, जब तक यह शरीर रहेगा संस्कृत के लिए यह शरीर है। तो ये जो अभी संकल्प लिया गया है ये 13 दिन का है। 13 दिन इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें जो लोग भाग लेंगे धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकें, गांव गांव में जा कर के संस्कृत बोले, संस्कृत गीत गाए, जिससे गांव के लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग संस्कृत गीत सीखें और इसके माध्यम से वो लोग संस्कृत बोलने का प्रयास करेंगे, इधर आकर्षित होंगे। दरभंगा 4 अप्रैल को भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दरभंगा राज मैदान में दरभंगा के सिटी एसपी के साथ कई थानों के पदाधिकारी के साथ ग्राउंड का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे आएंगे तो भाषण देंगे आगे बढ़ो। माननीय प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है वो भी संभावित है और वो उसके सुरक्षा दृष्टिकोण से सभी अपने जो मापदंड हैं उनका अनुपालन करने के हेतु हम लोग पहले से भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आगे जाँच की है और अभी भी इसमें हम कंटिन्यूसली इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या हमें सुरक्षा दृष्टिकोण चीज़ें जो हम आवश्यक हैं वो हम तुरंत अभी जो आयोजक है उनको अवगत करा देंगे। सर कब आने का प्रोग्राम है और क्या कितने बजे? अभी तक जो संभावित प्रोग्राम है वो 4 मई का है और इसलिए मैं मतलब एक तरह से और राज मैदान में ही प्रोग्राम होगा। सही बात है कि सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? सुरक्षा के मद्देनजर कई तरह की व्यवस्था की जाएगी, इसमें भी रॉकेट लगवाए जाएंगे हर जगह पर, विकेट थे पूरे CCTV कैमरा से सबकी निगरानी होगी और इसके अलावा भी जैसे हम लोग ट्रैफिक का भी ध्यान रखेंगे कि ट्रैफिक डाइवर्जन की पार्किंग की व्यवस्था होगी पब्लिक की सहूलियत के लिए। ये सब तरह की चीज़ें और आवश्यकता अनुसार अगर अन्य में जो हम लोगों को ज़रूरत के अनुसार लगती हैं कोई रिक्वायरमेंट होती है उसे कंप्लीट करेंगे। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर ठंड दरभंगा संसदीय क्षेत्र के विधिमान्यत
नाम निर्देशन वापसी के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने सोमवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि आज 3 बजे तक किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा नाम वापसी के लिए आवेदन नहीं समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन के उपरांत 08 अभ्यर्थियों है, जिनमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी से श्री गोपाल जी ठाकुर, जिनका आवंटित प्रतीक कमल छाप, बहुजन समाज पार्टी से श्री दुर्गानंद महावीर नायक, जिनका आवंटित प्रतीक हाथी छाप, राष्ट्रीय जनता दल से श्री ललित कुमार यादव, जिनका आवंटित प्रतीक लालटेन छाप है। रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से भिन्न, जिनमें अखिल भारतीय परिवार पार्टी से श्री किशोर कुमार दास, जिनका आवंटित प्रतीक केतली छाप है, वाजिब अधिकार पार्टी से श्री रंजीत कुमार राम, जिनका आवंटित प्रतीक चिमनी छाप, जनतंत्र आवाज पार्टी से रजनीश कुमार, जिनका आवंटित प्रतीक एयर कंडीशनर, मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा से श्री सरोज चौधरी, जिनका आवंटित प्रतीक गैस सिलेंडर एवं निर्दलीय से श्री मिथिलेश महतो, जिनका आवंटित प्रतीक पर्स है। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, उनकी बातों को हम सुना रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन के संदर्भ में आज नाम वापसी का समय 3 बजे समाप्त हो गया। इसके उपरांत जो अभ्यर्थी मैदान में रह गए हैं इस पद के लिए, निर्वाचन के लिए, मैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी 3 हैं। गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से, दुर्गानंद महावीर नायक बहुजन समाज पार्टी से और ललित कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल से। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के रूप में किशोर कुमार दास अखिल भारतीय परिवार पार्टी से, रंजीत कुमार राम वाजिब अधिकार पार्टी से, रजनीश कुमार जनतंत्र आवाज पार्टी से, सरोज चौधरी मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा से और मिथिलेश महतो निर्दलीय से। सिंबल अलॉटमेंट का आज तिथि था। नाम वापसी के समाप्ति के साथ ही सिंबल अलॉटमेंट का भी काम किया गया है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के लिए जो पूर्व से आरक्षित भारत निर्वाचन आयोग का सिंबल रहता है, वही सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। गोपाल जी ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनका आवंटित प्रतीक कमल है। दुर्गानंद महावीर नायक बहुजन समाज पार्टी से, इनका आवंटित प्रतीक हाथी और ललित कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल से लालटेन इनका आवंटित प्रतीक है। जो रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल के अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र में जिस सिंबल की को प्रेफरेंस में रखा गया था, तो सभी लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस सिंबल के रूप में प्राप्त हुआ है। किशोर कुमार दास आवंटित प्रतीक केतली है, रंजीत कुमार राम आवंटित प्रतीक चिमनी, रजनीश कुमार आवंटित प्रतीक एयर कंडीशनर और सरोज चौधरी गैस सिलेंडर, मिथिलेश महतो लेडी पर्स। इस प्रकार से सभी को सिंबल आवंटन हो गया है। अभी ये सारे लोग 14 संसदीय क्षेत्र दरभंगा के लिए निर्वाचन के लिए कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट के रूप में बाकी रहते हैं। के दौरान जो भी भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो उनका जो आवेदन में त्रुटि पाई गई है, इस प्रावधान के तहत वो आवेदन उनका स्क्रूटनी के दौरान रद्द हुआ और उनको डिटेल्ड ऑर्डर कारण सहित जो है सभी जो कैंडिडेट थे सबको उपलब्ध कराया। कितने नॉमिनेशन? टोटल जो है 20 नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था, जिसमें से 8 नामांकन जो है नियम के आलोक में सही पाया गया, तो वो अभी अब कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट रह गए हैं, किसी के द्वारा नाम वापसी नहीं हुआ। जिनका नामांकन रद्द हुआ है, जो राशि उसकी वापसी होगी? बिल्कुल वापसी। आज जैसे सिंबल अलॉटमेंट का तिथि हो गया, उसके बाद जो भी रसीद उनका था वो आवेदन देंगे, तो उनका जो पैसा था नॉमिनेशन फॉर्म के लिए वो वापस। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। विद्यार्थी परिषद नगर, गांव से लेकर प्रखंड तक चलाएगी मतदाता जागरूकता अभियान।
दिनांक 29 अप्रैल 2024 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिले द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के MBA विभाग में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला एवं बैठक का आयोजन किया गया था। कार्यशाला की शुरुआत मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन सामूहिक रूप से क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, प्रदेश सह मंत्री उत्सव पराशर, विभाग प्रमुख प्रोफेसर अमृत झा, जिला प्रमुख बिंदु चौहान एवं नगर उपाध्यक्ष जयशंकर ने किया। कार्यशाला में अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री बिहार झारखंड निखिल रंजन ने कहा कि हमें मतदान के माध्यम से पुनः सुरक्षित हाथों में शासन सौंपना है। आज देश में राष्ट्रवाद के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में भी बहुत बड़ा सुधार आया है। तेजस्वी के नौकरी देने के दावे की प्रशांत किशोर ने खोली पोल, बोले चीफ सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक को भी अगर जोड़ें तो भी बिहार में मात्र 2% से भी कम लोग ही हैं सरकारी नौकरियों में। पटना, शिक्षकों की भर्ती करके खुद अपनी वाहवाही लूटने में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जनवरी स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पोल खोल दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो सिस्टम है, जिसे आप तंत्र कहते हैं, सरकारी नौकरियों में पूरे बिहार के 1.57% लोग ही हैं। चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक को भी अगर आप जोड़ देंगे तो 2% से भी कम लोग सरकारी नौकरियों में हैं। पूरी जो व्यवस्था है वो सिर्फ 2% सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की वजह से नहीं है। दिक्कत ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र में मालिक वो हैं जो अफसरों को चुनकर बैठाते हैं। अफसर वैसे ही काम करता है जैसा लोग कराना चाहते हैं। पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि यही नीतीश कुमार हैं। 2005 से 2010 में यही तंत्र था, यही अफसर थे और इन्हीं की वजह से कई क्षेत्रों में सुधार दिखा। अब वो सुधार नहीं दिख रहा है, बदहाली दिख रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि नीतीश कुमार की अपनी प्राथमिकता बदल गई है। पहले वो बिहार को सुधारने में लगे थे और अब वे कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तो अफसर क्या करेंगे? अफसर जो है, जो सिस्टम है पूरा, जिसको आप तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, सरकारी नौकरियों में कुल बिहार के 1.57% लोग ही हैं। सिर्फ 1.57% लोग ही, 2% से कम लोग ही, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 2% से कम लोग सरकारी नौकरियों में हैं। तो पूरी जो व्यवस्था है वो सिर्फ 2% सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की वजह से नहीं है। दिक्कत यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र में मालिक वो है जिसको आप चुनकर बैठाते हैं। अफसर क्या करेगा? अफसर तो वैसे काम करता है जैसे काम कराना वाले लोग चाहते हैं। यही नीतीश कुमार हैं। 2005 से 2010 में यही तंत्र था, यही अफसर था। आपको कई क्षेत्रों में सुधार दिखा है, आज वो सुधार आपको नहीं दिख रहा है, बदहाली दिख रही है। इसलिए कि नीतीश कुमार की अपनी प्राथमिकता बदल गई है। उस समय वो बिहार को सुधारने में लगे हुए थे, आज अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। वो अफसर अब पूंजीपति क्या करें? अमित शाह के झंझारपुर चुनावी सभा के बाद राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता का तंज, कहा शाह का दिल, दिमाग और शरीर का तालमेल ठीक नहीं। दरभंगा लोकसभा चुनाव में झंझारपुर लोकसभा सीट पर वोट मांगने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर जोरदार हमले किए। अमित शाह ने लालू यादव के शासनकाल को घोटाले का सरकार बताते हुए कहा कि ये लोग पिछड़ा वर्ग के हित की बात करने वाले नहीं है, इन लोगों को केवल अपने परिवार से मतलब है। इसीलिए लालू यादव अपने पुत्र को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। अमित शाह बोल रहे हैं असंतुलित बात। वही गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार की सियासी गलियारों में हलचल काफी बढ़ गई है। अमित शाह के इस बयान पर तंज कसते हुए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि अभी मौसम का तापमान बढ़ा हुआ है, इसीलिए अमित शाह अनर्गल की तरह कुछ बोल रहे हैं। उनका दिल, दिमाग और शरीर में किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं है, इसीलिए वो पूरी तरह से असंतुलित बातें बोल रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। वही प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि जिसके पास अपने शरीर और दिमाग का तालमेल ठीक नहीं हो, वह दूसरे के तालमेल पर क्या बात करेंगे। जहां तक बात रही घोटाले की बात, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला मोदी राज में हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। ऐसी कंपनियां जिसका 100 करोड़ टर्नओवर है, 1000 करोड़ का चंदा देता है, उसके बदले नरेंद्र मोदी की सरकार 5000 करोड़ का उन्हें काम देते हैं। इसीलिए भाजपा की सरकार घोटाले से भरी हुई सरकार है।
भाजपा ज्वाइन करते ही लोग हो जाते हैं बेदाग। वही उन्होंने भाजपा पर तहमस कसते हुए कहा कि जिन घोटालेबाज को कहते थे ये लोग जेल के अंदर कर देंगे, भाजपा ज्वाइन करते ही बेदाग हो गए। इसके पास ऐसा वॉशिंग मशीन है, इधर से ब्लैक जाता है और उधर से व्हाइट बनकर निकलता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बोलने का कोई सूरत है और ना ही कोई नियत है। ये लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं। इन लोगों की हार दीवारों पर लिखी हुई है और ये लोग उसे पढ़ चुके हैं। इन लोगों का माइंड हो गया है अपसेट। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि सदमे का आलम यह है कि अब ये लोग कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी कह रहे हैं तथा लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस के गोद में बैठने की बात कर रहे हैं। इसी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से इन लोगों का माइंड अपसेट हो गया है। अमित शाह के शरीर और दिमाग में कोई तालमेल नहीं है, यह अब कुछ भी बोल रहे हैं। बाइट देश प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता। देखिए, अमित शाह जी तापमान बढ़ा हुआ है। अमित शाह जी अनर्गल कुछ बातें बोल रहे हैं। उनका जो दिल, दिमाग और शरीर में कोई तालमेल नहीं है। ये मतलब बिना असंतुलन बातें बोल रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि जो तालमेल जिसके पास है ही नहीं अपने शरीर और अपने दिमाग का, वो दूसरे के तालमेल पर क्या जवाब देगा। और जहाँ तक बात रही कि घोटालों की, नरेंद्र मोदी जी का जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, ऐसी कंपनियां जो सेल कंपनियां हैं, जो कंपनी है ही नहीं, ऐसी कंपनियां जो 100 करोड़ टर्नओवर है, 1000 करोड़ का चंदा देता है, 5000 करोड़ का धंधा वापस में नरेंद्र मोदी देते हैं। तो घोटाले से भरी हुई सरकार है ये। जिन घोटालोबाज को ये कहते थे कि जेल के अंदर कर देंगे, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे आप जो है वेस्ट बंगाल में जितने भी लीडर हैं, कोई भी लीडर को देखिए, इनका ऐसा वॉशिंग मशीन है कि इधर से जाता है ब्लैक और उधर से निकलता है वाइट। तो ये प्रधानमंत्री जी का बोलने का और अमित शाह जी का बोलने का ना कोई सूरत है और ना ही कोई नीयत है। ये अनर्गल बयाने हैं, हार दीवार पे लिखी हुई है, ये पढ़ चुके हैं। और बात जहाँ तक रही माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये एब्सेंट माइंड हो गए हैं। ये इनके शरीर और दिमाग में कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। आरक्षण पर बदले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सुर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री समीर महासेठ का कटाक्ष। कहा, अपने बयान में परिवर्तन की क्या आवश्यकता। दरभंगा, बिहार के दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर नेताओं की चहलकदमी काफी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है तथा तीसरे चरण की मतदान को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही हैं। सभी दलों के नेता अपने अपने जातों के बीच में जाकर वोट को गोलबंद करने में लगे हुए हैं। इस दौरान एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं होने की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में रविवार के देर शाम मधुबनी विधानसभा के विधायक सह बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ दरभंगा शहरी विधानसभा पहुंचे और तिलक और सूरी समाज के व्यापारी के साथ बैठक कर केंद्र सरकार के नीतियों के कारण व्यापारियों को हो रही परेशानी पर चर्चा की तथा सभी को गोलबंद होने का अपील किया। वही बैठक के बाद पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने आरक्षण वाले बयान पर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि संघ प्रमुख पहले भी कहे थे कि अगर हमारा आंकड़ा 400 के पार होता है तो आरक्षण होने का कोई मतलब नहीं होता है। हम तो समाज का हो इतना आगे बढ़ा दिए हैं कि आरक्षण की क्या आवश्यकता है। वही समीर महासेठ ने कहा कि इस तरह के बयान से समाज में गलत संदेश जाता है। इस चीज की समझ उन्हें होनी चाहिए जिन्हें आरक्षण मिल रहा है। यहाँ पर आरक्षण क्यों मिल रहा है, यह तो चर्चा का विषय है। इस पर बहस करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब चुनाव के बीच में मोहन भागवत कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त नहीं किया जाएगा। अपने बयान में इतने परिवर्तन की क्या आवश्यकता है। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी प्रचार में आते थे, 3 से 4 जगह अपनी सभा करते और लोग अपना अपना वोट करते थे। वहीं उन्होंने मोदी के सांसदों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह लोग भ्रम में है कि मतदाता वोट हमें नहीं नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, इसीलिए यह लोग आराम कर रहे थे। जनता को अंधविश्वास के तहत हमें ही वोट देगी।
जिसका खामियाजा दरभंगा के सांसद झेल रहे हैं। इन लोगों का भ्रम टूटने वाला है। वही प्रधानमंत्री के बयान और 400 पर के नारों के सवाल पर समीर महासेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि उनका वोट ग्राफ से नीचे गिर रहा है, जिसके कारण कुछ न कुछ फ्रस्ट्रेशन आएगा ही। वह फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वह जो कह चुके हैं 400 के पार, उसे बात के लिए वो अडिग है। तो 400 के बाद 420 भी होता है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो 2 करोड़ नौकरी दे चुके हैं, महंगाई को घटा चुके हैं, बिहार का स्थायी समाधान के साथ साथ का विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। प्रधानमंत्री वन नेशन वन टैरिफ की बात करते हैं, तो क्या उसमें बिजली नहीं आता है? बिहार में बिजली सबसे महंगा है। अगर बिजली महंगी होगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा होगा, तो फिर यहाँ का तैयार सामान दूसरे जगह कैसे बिकेगा? चुप की जनता उनकी नीति समझ चुकी है। अब महंगाई का मार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाइट देश समीर महासेठ, पूर्व मंत्री बिहार थे कि अगर हमारा 400 के पार होने का मतलब है और आरक्षण कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो समाज को इतना आगे बढ़ा दिए हैं कि आरक्षण की क्या आवश्यकता है? इससे समाज में गलत नीति है। तो जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो समझे। आरक्षण क्यों मिल रहा है ये डिबेट का विषय है, बैठा दीजिए, हम डिबेट कर लेंगे। इससे पहले भी उन्होंने कहा था आरक्षण समाप्त करेंगे, आज भी उनका वायरल हो रहा है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ईवीएस मैंने आप मान लीजिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, चाहे वो कोई कास्ट हो, तो आप तो पहले ही 10% रखे हुए हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन आप कह रहे हैं कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरे समझ से परे है। फिर आप कह रहे हैं मिड टर्म में कि अब आरक्षण कहीं समाप्त नहीं किया जाएगा, तो इतना क्यों चेंज कर रहे हैं? क्या आवश्यकता पड़ रही है चेंज करने का? हम तो कह रहे हैं 3 से 4 जगह भारत के प्रधानमंत्री आते थे, वो सेलेक्ट करते थे कि कहाँ 3 जगह जा रहा है बिहार में, लोग वोट कास्ट करता था। अब कितने बार आ चुके हैं, कितने बार आएंगे, यही आप बता दें, अगले बार कितने बार आएंगे? ये तो लगातार ये प्रधानमंत्री के, ये लोग कोई एमपी जो है जो पिछले बार जीते हैं तो वो भ्रम में है, वोट हमको नहीं दे रहे हैं, ये मोदी जी को दे रहे हैं, इसलिए अभी मोदी जी के नाम पर देना है, ये भ्रम है। और ये लोग उसी कॉन्फिडेंट में थे, इसलिए आराम कर रहे थे, सोए हुए थे, रिलैक्स मूड में थे कि जनता तो अंधविश्वास के तहत वोट देगी, तो ये भ्रम टूटने वाला है। इतने बड़े लीडर हैं और प्रधानमंत्री हैं तो बोलना उचित नहीं है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ग्रास रूट से कहीं गिर रहा है, तब क्या करेंगे? कुछ तो कुछ फ्रस्ट्रेशन आएगा ना, वो फ्रस्ट्रेशन और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वो जो कह चुके हैं 400 के पार, उस बात के लिए अब अडिग हैं, तो 420 भी होता है तो आप समझ सकते हैं आगे, मतलब और ज़्यादा तो उसको समझ जाइए। चूँकि 2 करोड़ तो नौकरी दे चुके हैं, महंगाई तो घटा चुके हैं लोग बिहार में कि नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि अस्थाई समाधान मेरा हो चुका है, जो हमारा विशेष राज्य का दर्जा है वो मिल चुका है, सब चीज़ तो हो ही गया है, तो दिक्कत कहाँ है? जनता अगर कहे 1 नेशन 1 टैरिफ, तो 1 नेशन 1 टैरिफ में क्या बिजली नहीं आता है जो सबसे ज़्यादा बिहार में महंगा है? उद्योग कैसे खुलेगा? यहाँ पर जब प्रोडक्शन ही कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा तो उसका बिक्री दूसरे जगह से ज़्यादा होगा कि नहीं? लेकिन 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन सब बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो समझेंगे, उसका जवाब वो देंगे, उनको क्या कहना है वो बतावे। क्योंकि जनता जिस ढंग से है, महंगाई का मार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। झंझारपुर और बेगूसराय में गृह मंत्री की चुनावी बिहार की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण इस प्रदेश में 40 एमपी का होना है। केंद्र में बैठे नेता 40 सांसद पाने के लिए किसी भी हद के पार जा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अमित शाह ने दरवाजे की कुंडी खुली रखी थी ताकि नीतीश कुमार को आने में दिक्कत न हो पटना। जनवरी स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तहस करते हुए कहा कि नीतीश जी पलटू राम हैं, ये तो बिहार का पूरा बच्चा जानता है, मगर ठीक उतना ही बड़ा पलटीमार भाजपा वाले भी हैं। बिहार में आज से कुछ महीने पहले अमित शाह लौरिया में एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए चिल्लाकर कहा था कि बिहार का एक एक आदमी कान खोल कर सुन ले, नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
बेतिया के किसी पत्रकार ने ये सवाल पूछा नहीं था, खुद ही खड़ा होकर चिल्ला रहे थे। बोल रहे थे नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन मौजूदा समय में मजाक क्या हो रहा है? मजाक यह हो रहा है कि अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया पर कुंडी लगाना भूल गए, फिर पलटकर नीतीश कुमार के साथ चले गए। बिहार की आज ये दुर्दशा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि 40 सांसदों का लालच केंद्र के नेताओं को है। बिहार की दुर्गति का कारण आज 40 सांसद बन गया है। 40 सांसदों के लालच में आज देश में कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की हो, ये किसी भी हद के पार जाने को तैयार हैं। भाजपा और आरजेडी ये भी उतने ही बड़े पलटी मार हैं। अब भाजपा को आप देख लीजिए, अभी कुछ ही महीना पहले अमित शाह आकर लौरिया में, हमको लगता है पश्चिम चंपारण में आकर चिल्ला कर बोले कि नीतीश के लिए ए भाई जनता बिहार की सुन लो। किसी ने पूछा नहीं था, बिहार के पत्रकारों ने उनसे पूछा नहीं था, खुदे खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, बिहार की जनता सुन लो, नीतीश के लिए सारे दरवाजे भाजपा के बंद हैं। चुनाव के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चुनाव के बाद तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही अपना उसको वापस ले लिए। ये आपको क्या दिखाता है? तो मजाक में लोग कह रहे नीतीश कुमार अमित शाह दरवाजा तो ठीक है बंद किए थे, छिटकिनी लगाना भूल गए थे। ये बिहार की दुर्दशा क्यों है? ये बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि लोगों को 40 सांसदों का लालच है। हम लोग के लिए 40 सांसद ही हम लोग की दुर्गति का कारण बन गए। अफ्रीका में लोग बताते हैं कि जिस देश के पास जितना ज्यादा खनिज है वहां उतना लूटमार है, उतना ज्यादा गरीबी है, क्योंकि उसी खनिज को लूटने के लिए सब गलत काम किया जाता है। बिहार की वही दशा है। यहां से 40 सांसद जीत कर दिल्ली जाता है तो उस 40 सांसद के लालच में नेता और दल कुछ भी करने को तैयार है। आपने देखा वो दौर जब कांग्रेस ने इस पूरे राज्य को लालू जी के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मालूम नहीं था, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है कि बिहार में कितनी गरीबी, बदहाली या जंगल राज है। वो इसलिए उन्होंने आंख बंद किया कि लालू जी यहाँ जो करना है करते रहे, 20-25 सांसद हमारा जीत कर यूपीए में बना रहे। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देकर रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी,
ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और DMU डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ECG टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं, और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान, सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।